तीन बार थोड़े थोड़े समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती भी शायद अब तक प्रदेश की सियासी चाल और चुनावी जीत के गणित को काफी हद तक समझ चुकी थी। उन्होंने राजनीतिक ताकत हासिल करने के फार्मूले को बदलते हुए सर्व समाज का नारा दिया। तमाम उठाफटक और सियासी प्रयोग के बीच साल 2007 का विधानसभा चुनाव आ पहुंचा। कुछ महीने पहले 9 अक्टूबर 2006 को बसपा के संस्थापक और मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम की मृत्यु हो चुकी थी। कांशीराम के घर वालों ने उनकी मौत के लिए मायावती को ही जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने मायावती पर कांशीराम से न मिलने देने का आरोप भी लगाया था। बहरहाल मायावती अब पूरी तरह बसपा की सर्वे सर्वा थी। तीन बार थोड़े थोड़े समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती भी शायद अब तक प्रदेश की सियासी चाल और चुनावी जीत के गणित को काफी हद तक समझ चुकी थी। उन्होंने कांशीराम के दलितों और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ से राजनीतिक ताकत हासिल करने के फार्मूले को बदलते हुए सर्व समाज का नारा दिया। ब्राह्मणवाद पर हमला करने वाली मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिए। मायावती की यह नई सोशल इंजीनियरिंग रंग लाई। माया ने कांशीराम का फार्मूला बदल दिया, लेकिन बसपा को अपने दम पर सत्ता में लाने का सपना तो पूरा कर लिया। लगभग 22 साल की उम्र पूरी कर रही बसपा ने 206 सीटें जीती। प्रदेश में 1991 के बाद यानी कि 16 वर्षों बाद मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती ने 13 मई 2007 को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता संभाली। इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और जोर तोड़ से सरकार बनाने का दौर खत्म हुआ। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस चुनाव ने प्रदेश को स्थिर सरकार तो दे दी, पर मनरेगा, NRHM और स्मारक निर्माण के साथ कई अन्य योजनाओं में घोटाले के आरोप लगे। चीनी मिलें बेचने, किसानों की जमीन जेपी सहित अन्य उद्योगपतियों को देने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 48 जिलों को एक जोन बनाकर वहां शराब बिक्री के सारे फैसलेबार नीति को एक बड़े शराब कारोबारी को सौंपने के आरोप ने मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। रही सही कसर पूरी कर दी बसपा नेताओं पर दुष्कर्म, आय से अधिक संपत्ति बनाने, ऐतिहासिक महत्व के कई भवनों को तोड़कर उनकी जगह स्मारक बनवाने के नाम पर घोटाला करने के आरोपों ने। पहले बसपा और फिर सपा का साथ देने वाली भाजपा पूरी तरह बेहाल थी। कलराज मिश्र ने प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देते वक्त पार्टी की हार के लिए गुटबाजी और नेताओं के खींचतान को जिम्मेदार ठहराया था। फिर भी भाजपा के नेता अपनी अपनी राह चलते दिख रहे थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार ने कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया था। पार्टी के कई विधायक व पुराने नेता दल बदल चुके थे। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर AP तिवारी कहते हैं, भाजपा की गुटबाजी और बेजारी सत्तारूढ़ दल सपा के दामन पर अनाज घोटाले के साथ तुष्टीकरण और अयोध्या में आतंकियों के हमले के मामले में ढिलाई के आरोपों ने प्रदेश के लोगों को संभवतया बसपा के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के प्रयोग की राह दिखाई। कांशीराम ने जिस बसपा को राजनीति से ब्राह्मणवाद मिटाने के नारे और दलितों को सत्ता का नेतृत्व सौंपने के संकल्प के साथ गठित किया था, उसने सत्ता हासिल करने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने की जी जोड़ कोशिश की। बसपा ने टिकटों में जिस तरह अगड़ी जातियों को तवज्जो दी, उसका भी उसे लाभ हुआ। उसका एक उदाहरण बसपा की तरफ से 2007 में मैदान में उतारे गए 86 ब्राह्मण प्रत्याशी थे। इसमें 3 दर्जन से ज्यादा जीते। बसपा ने 139 सीटों पर सरवणों को प्रत्याशी बनाया था। इनमें 36 ठाकरों और अगड़ों में अलग अलग जातियों के 17 अन्य उम्मीदवार थे। इसके अलावा पिछड़ों को 114, मुस्लिमों को 61 और दलितों को 89 टिकट दिए गए थे। थोड़े थोड़े समय के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती शायद समझ चुकी थी कि मिशन के लिहाजे से दलितों व अल्पसंख्यकों को सत्ता सौंपने का सपना ठीक है, लेकिन पिछड़ों व अगड़ों को साथ लिए बिना यह सपना हकीकत नहीं बन सकता। उन्होंने भाजपा नेताओं के मुंह से बार बार निकलने वाले सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया।
भाजपा सिर्फ बातें ही करती रही और गुटबाजी में उलझी रही। मायावती ने तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसे नारों को बदलकर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है कर दिया। साथ ही चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगा दूं हाथी पर जैसे नारों से मुलायम सिंह की सरकार की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। वरिष्ठ पत्रकार और बसपा की लंबे समय तक रिपोर्टिंग कर चुकी रचना सरन बताती हैं, वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद मायावती ने अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। अगड़ी जातियों के बीच बसपा की पकड़ व पैठ बढ़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू हुआ। बसपा में भाईचारा कमेटी तो पहले से ही बनी थी, लेकिन मायावती ने लीग से हटते हुए वरिष्ठ नेता सतीश मिश्र की अगुवाई में पार्टी में पहली बार ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बनाकर उसके तत्वाधान में ब्राह्मणों के सम्मेलन बाद छोटी छोटी बैठकें की। इनमें ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में बसपा का टिकट और सरकार बनाने का पूरा सम्मान देने का आश्वासन दिया गया। इसका बसपा को लाभ भी मिला। मायावती के 2007 में सत्ता में आने की बड़ी वजह मुलायम सिंह यादव सरकार के खिलाफ खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा भी थी। मायावती ने पद संभालने के 1 महीने के भीतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मछली शहर से बसपा के तत्कालीन सांसद उमाकांत यादव को गिरफ्तार कराकर कड़ा संदेश भी दिया। उमाकांत यादव और उनके पुत्र पर कुछ लोगों की दुकानें जबरन गिरवा देने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा था। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज थी, पर उमाकांत फरार हो गए थे। मुख्यमंत्री मायावती ने उमाकांत को मिलने के लिए लखनऊ बुलाया। उमाकांत जैसे ही मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर पहुंचे, मायावती के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सख्त प्रशासन की छवि वाली मायावती के कार्यकाल में सरकार पर लगे भ्रष्टाचार और विधायकों पर दुष्कर्म के आरोपों ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। NRHM घोटाले और चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचने के आरोप से भी कभी बाहर नहीं निकल सकी। मायावती सरकार ठीक ठाक चल रही थी। बसपा के लोग जनवरी 2009 में आने वाले उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद मायावती के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की परंपरा सी बन गई थी। औरैया में बसपा के तत्कालीन विधायक शेखर तिवारी के दिव्यापुर क्षेत्र में तैनात आदिवासी अभियंता मनोज गुप्ता की पीट कर हत्या का मामला सुर्खियों में चल रहा था। मनोज गुप्ता की पत्नी ने थाने में FIR में शेखर तिवारी पर मायावती के जन्मदिन के लिए चंदा मांगने और न देने पर पीट कर मार डालने का आरोप लगाया। मायावती ने शेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनकी गिरफ्तारी कराकर और बसपा से निकालकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, पर विपक्ष के तेवरों ने उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया। औरैया कांड से कुछ महीने पहले ही बुलंदशहर की डिवाइस से उस समय बसपा से विधायक चुने गए भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पर एक शोध छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप लगे। मायावती ने गुड्डू को भी तत्काल गिरफ्तार करवा दिया था, पर जब 2010 में बांदा की नरैनी से बसपा के तत्कालीन विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, तो ये सारे मामले छोड़कर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। बाना मामले में आरोपी विधायक द्विवेदी ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की को मोबाइल चोरी के आरोप में जिस तरह जेल भिजवाया, साथ ही शुरू में सरकार की तरफ से लड़की पर मोबाइल चोरी के आरोप को सही करार दिया गया, उसने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में मायावती ने आदेश देकर उस लड़की को रिहा कराया। विधायक का निष्कासन हुई और गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जो नुकसान होना था वह हो चुका था। 2010 आते आते NRHM मनरेगा में सामने आए घोटालों ने सरकार की साख पर सवाल उठाए। इन मामलों में मायावती सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारी घिरे। खास तौर से NRHM घोटाले में उनके नजदीकी बाबू सिंह कुशवाहा एक के बाद एक घोटाले उजागर होने लगे और एक के बाद कई मंत्री घिरते चले गए। NRHM घोटाले में लखनऊ सहित 2 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की हत्या और कुछ की संदिग्ध हालत में मौत ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि मायावती ने बाबू सिंह कुशवाहा, अनंत मिश्रा जैसे मंत्रियों को निकालकर अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराकर 2012 के चुनाव में साफ सुथरी छवि के साथ उतरने की कोशिश पर सफल नहीं हो पाई।
घोटालों के अलावा चीनी मिलों को औने पौने दामों पर बेचने के आरोपों ने भी मायावती सरकार की रीति नीति पर सवाल खड़े किए। तत्कालीन लोकायुक्त ने भी कई मंत्रियों के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाने पर ईडी एवं सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की। सीएजी ने मायावती सरकार में बन रहे स्मारकों में स्टोन कटिंग और पॉलिश के नाम पर घोटाला करने की बात करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मायावती सरकार में मंत्री रहे राकेश दत्त त्रिपाठी और रंगनाथ मिश्र सहित अन्य कुछ पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे। इन आरोपों ने सपा को बसपा पर हमला करने का और मौका दे दिया। घोटालों व भ्रष्टाचार की तपिश शांत भी नहीं हुई कि भट्टा बार सौल कांड ने मायावती सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी। निर्माणाधीन यमुना एक्सप्रेस के किनारे की जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों वहां के तत्कालीन प्रशासन के बीच खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस की गोली से 2 किसानों की जान गई और कई घायल हो गए। इस घटना ने राजनीतिक दलों को माया सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट बताते हैं कि मायावती सरकार ने किसानों की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहित कर जेपी समूह को दे दी थी। इसी को लेकर किसान आंदोलन थे। हालांकि बाद में तत्कालीन कैबिनेट सचिव शशांक शेखर ने एक किसान नेता की मध्यस्थता में प्रभावित किसानों को सालाना मुआवजा पैकेज पर मनाने की कोशिश की, पर इस मामले ने भी मायावती सरकार पर सवाल खड़े किए।